और वो तो उसके कुल्लों पे खाएंगे सारे, जब वो फोत हो जाएगा, आजकल में हो जाना उसने। जी, किससे स्टार्ट करें? हवा में चलने नहीं, सरप्राइज़ देते हैं, एंड पे सुनूंगा। सारे होंगे कि यार अभी देखो 2 दिन बाहर बैठे हुए थे कि माइट भी वो सुन लूँगा, फिर आएंगे, एंड पे सुनता हूँ आज। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? क्या क्या उसमें समझ नहीं आया? एसोसिएट में क्या समझ नहीं आया? भाई सवाल क्या तेरा? उसमें 6 सिनेरियोस थे, कौन तो समझ नहीं आया? इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव क्या होता है, समझ नहीं आया? पार्टनर आपस में क्या होते हैं, समझ नहीं आया? कौन से वाले? डेफिनेशन वाले? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के कहने पे काम करता है या नहीं करता, या दोनों बंदे किसी तीसरे बंदे के कहने पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये आपस में एसोसिएट कहलाते हैं। और एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो एसोसिएट में नहीं आती। अभी देखना एसोसिएट्स में क्या होता है। अगर आपका बिजनेस है और उनके अब्बू आ जाते हैं, डिस्काउंट दोगे? नहीं दोगे, फिर तुम घर से बाहर निकाले जाओगे। शेख हैं ये तो लेके खा जाते हैं। पार्टनर्स हैं आपस में। अब फॉर एग्जांपल हायर का पार्टनर है, वो पार्टनर को अगर एसी फरोख्त करेगा फ्री में दे देगा या कम कीमत पे देगा? मार्केट वाले नहीं मानते, वो कहते हैं अगर मार्केट पे इतने का बिक रहा है, इन्हें भी सस्ता दिया हुआ है, तो डैट्स वाई भी हम पढ़ते हैं एसोसिएट्स क्यों है और क्यों नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है। द थिंग इज़ दैट कि इसमें हमने देखना है हमने किस वक्त किस डेट के ऊपर अपनी सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड करनी है। टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए हम एडवांस भी पे करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवांस हमने पे किया 1 सितंबर 2023 को। गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं 25 सितंबर 2023 को। गुड्स डिलीवर होती हैं 5 अक्टूबर 2023 को। इस तरह के 3 इवेंट, इस तरह के 3 डेट्स जो हैं वो हमें गिवन कर सकता है। एडवांस भी आपने किया है, आपने गुड्स अवेलेबल भी हो गई हैं, गुड्स डिलीवर भी हो गई हैं। हमने किस डेट के ऊपर इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है? किस डेट पे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स अवेलेबल के तौर के ऊपर। बिकॉज अगर एडवांस में करते हैं वो भी रेलेवेंट नहीं है, डिलीवर पे भी रेलेवेंट नहीं है। रूल क्या है? जब गुड्स मेड अवेलेबल हो गई या डिलीवर, विच एवर इज अर्लियर, हम उस पर क्या करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई अपनी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आप जाते हैं, आप ऑर्डर दे के आ जाते हैं, उसने आपका माल तैयार करके रखा हुआ है, आप नहीं उठा रहे, लेकिन अगर उसने अवेलेबल कर दिया है तो वो क्या करेगा? उस डेट के ऊपर उस महीने में अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करके बैठा होगा। अब पेपर में ये हमें बताता है इस चीज़ के ऊपर कि जी आपने एडवांस पे किया था इस महीने, गुड्स जो हैं वो आपको अगले महीने मिलनी है। तो जब गुड्स मिलेंगी, जब गुड्स अवेलेबल होंगी, हम क्या करेंगे? उसी महीने में अपनी सप्लाई को ट्रीट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल सिनेरियोस में क्या रूल है? नॉर्मल रूल जो है वो इसका वो है हमारा गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड। जो इनमें से अर्लियर इवेंट होगा वो हमारी क्या कहलाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। या तो गुड्स डिलीवर हो गई हैं या अवेलेबल है, जो पहले काम हो गया उस डेट पे हम क्या करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आपने जिससे ऑर्डर दिया हुआ है उसने गुड्स तैयार करके वेयर हाउस में रख रही हुई हैं, आप डिलीवरी नहीं ले रही, आपकी मसला है, उसने अवेलेबल कर दी हैं, तो क्या की जाएगी? वो अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करके बैठा होगा।
इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल रूल हमारा क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, उस डेट पे हम क्या करेंगे, सप्लाई रिकॉर्ड कर लेंगे। अब पेपर में क्या करेगा, पेपर में क्या देगा जी, गुड्स अवेलेबल अगस्त में हो गई थी, डिलीवर हुई हैं सितंबर में, आप किस माह ट्रीट करेंगे, अगस्त में। पेपर में ये चीज़ पूछेगा कि एडवांस आपने जुलाई में पे किया था, एडवांस का ट्रीटमेंट इसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लें कहीं पे कि एडवांस जो है वो सेल्स टैक्स में टोटली इग्नोर होगा। ये जो एडवांस पेमेंट करेंगे ये क्या होगी हमारी, टोटली इग्नोर होगी, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, पास्ट पेपर्स में जाएंगे, पास्ट पेपर पानी मिला देना, पास्ट पेपर में मल्टीपल क्वेश्चंस में एडवांस गिवन है, एडवांस का ट्रीटमेंट भी गिवन है। जिस ज़माने में था पहले उस वक्त एडवांस का ट्रीटमेंट होता था, अब एडवांस का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होता। तो एडवांस कहीं भी गिवन होगा सेल्स टैक्स में, उसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, उसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। ठीक है, तो ये आपको पास्ट पेपर में मल्टीपल जगह मिलेगा कि एडवांस प्रोवाइडेड है, एडवांस गिवन है, एडवांस का हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं ले रहे होते। इज दैट क्लियर? उसके बाद सेकंड हमारा जो केस आता है वो है हायर परचेज एग्रीमेंट का। देखिए नॉर्मल है कि हमने सामान खरीद के ले आए हैं, लग रहा है पता, लेकिन अगर हम किस्तों के ऊपर सामान लेंगे तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब किस्तों के ऊपर प्रॉब्लम क्या होती है, आप एडवांस पे करते हैं, आप फिर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर चीज़ें आपके नाम होती हैं। तो अब है कि किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड होगी, बताएं ज़रा, सोच के बताएं। किस्तों में क्या होता है कि भाई सुना किस्तों का कारोबार कैसे चलता है, आप पहले एडवांस पे करते हैं, आपको चीज़ मिल जाती है लेकिन चीज़ आपकी नहीं होती, आप किस्तें पे करते हैं, जब किस्तें ख़त्म हो जाती हैं फिर वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई कब पे रिकॉर्ड होगी, बताएं ज़रा। ओनरशिप के ट्रांसफ़र पे कह रहे हैं आप, कह रहे हैं जब गुड्स अवेलेबल हो जाएंगी। और कोई रिमेंबर, हायर परचेज में किस्तों के कारोबार में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब हमारा एग्रीमेंट होगा। जो हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट है वही हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होगी। इसमें गुड्स अवेलेबल हो गई, इसमें गुड्स डिलीवर हो गई, एडवांस वगैरह वो सारा क्या हो जाएगा हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। रेलेवेंट क्या है हमारे लिए, जिस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ, जब किस्तों का एग्रीमेंट हुआ, उसने जब फॉर्म फिल किया, जिस दिन उसने तारीख लिख दी, वही क्या कहलाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। किस्तें बाद में ख़त्म हो रही हैं, पहले ख़त्म हो रही हैं, गुड्स आपके नाम बाद में हो रही है, पहले हो रही है, सारा क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया। इसमें क्या है, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो सिनेरियोज हैं जो आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। फिर सर्विसेज चूँकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सर्विसेज पे याद रखिएगा कि जिस टाइम पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसी टाइम पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब वो खाना सर्व करता है, बिल आता है, जब उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी उसी वक्त क्या करेगा, उसको वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो सर्विसेज में क्या होता है हमारा कि जिस टाइम पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उसी टाइम पे क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर हम पार्टली पेमेंट करें। पार्टली पेमेंट का मतलब क्या है कि हमने अभी कुछ रकम पे कर दी है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपने 1 लाख रुपए की गुड्स जो है वो परचेज किए हैं। कितने गुड्स परचेज किए हैं, 1 लाख की। आपने अभी सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया पे किया और आपको गुड्स भी कितनी डिलीवर हुई है, 30,000 रुपये की ही डिलीवर हुई है। ठीक है, और बाकी 70,000 जो है वो आपने नेक्स्ट मंथ पे किया और गुड्स भी 70,000 की जो है वो क्या हो गई हैं, आपको नेक्स्ट मंथ ही डिलीवर हो गई हैं। अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, रिमेंबर, जब गुड्स मिल गई
जितनी गुड्स मिल गई हैं हम उसी को क्या करेंगे, सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे 30 मिल गई है हम यहाँ पे 30 को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ 70 मिली है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। पहला तो असूल ये है। ये थी कहानी बिल्कुल नॉर्मल, यहाँ समझ आई, इसमें किसी कंफ्यूजन तो नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये था महीना अगस्त का और ये है महीना सितंबर का, अगर अगस्त के महीने में ये गुड्स एग्जेम्प्ट थी और सितंबर के महीने में टैक्सेबल हो गई हैं, लॉ चेंज हो गया या वॉट एवर, अब क्या होगा, अब किस महीने में टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होगी। अब रिमेंबर जिस महीने में वो टैक्सेबल हो गई हैं उस महीने में हम टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे और हम क्या करेंगे, 1 लाख की 1 लाख ही हम क्या करेंगे, इसी महीने में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं हमें किससे कंसर्न है, टैक्स से कंसर्न है। अगर आपने पार्टली पेमेंट की है, कुछ गुड्स आपको पहले मिल गई हैं, कुछ गुड्स आपको बाद में मिल रही हैं, पहले वो गुड्स एग्जेम्प्ट थी अब वो गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं, तो जिस महीने में वो गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं उसी महीने में क्या की जाएगी, सारी की सारी सप्लाई जो है वो आपकी रिकॉर्ड की जा रही होगी। अगर वाइस वर्सा करें, फॉर एग्जाम्पल जब आपने यहाँ पे गुड्स ली थी तो इस वक्त ये टैक्सेबल थी और बाद में क्या हो गई हैं, एग्जेम्प्ट हो गई हैं, क्या कोई मसला नहीं है, आप सितंबर के महीने में ट्रीट नहीं करेंगे, आप अगस्त के महीने में क्या करेंगे, इसको सारी की सारी सप्लाई जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे। अगर गुड्स आपकी पार्टली पेमेंट में चल रही हैं, कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ गुड्स मिल गई हैं, कुछ रिमेनिंग में मिलने वाली हैं, तो जिस महीने में टैक्सेबल होंगी उसी महीने में हम क्या करेंगे, उसके सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बिकॉज डिपार्टमेंट किससे कंसर्न है, टैक्स से ही कंसर्न है कि हमें बस क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो क्या करनी है, आपने इसको याद रखना है। इज दैट क्लियर? तो बाद में एग्जाम्प्ट होगी, वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं जब एग्जाम्प्ट नहीं थी उसको उसी महीने में सप्लाई ट्रीट करो। नहीं किया, आप पिछले महीने के रिटर्न रिवाइज कर देंगे जाके, उनको सिर्फ टैक्स चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कुछ गुड्स पहले मिली हैं कुछ गुड्स बाद में मिली हैं, तो जिस महीने में सारे के सारे गुड्स टैक्सेबल थी वो उसी महीने में सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, एग्जाम्पशन वाले महीने को मानेंगे नहीं। अगर वो कहते हैं जी पहले 30,000 थी तो 30 का टैक्स ले लिया, 70 का टैक्स नहीं आएगा उनके पास, नुकसान हो जाएगा उनको, कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसको उसी महीने में क्या करेंगे, पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो अपनी ट्रीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट करता है, लेकिन ये पॉइंट पेपर में अब टेस्टेबल नहीं है इतना, बिकॉज इसमें से एडवांस निकलता है, तो एडवांस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसको ज़रा रीड कर लें, फिर आगे चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो के ऊपर, फिर हमारी डेफिनेशंस जो है आज ख़त्म हो जाएंगी। सैटरडे को टेस्ट है हमारा सेल्स टैक्स के डेफिनेशन का। टाइम डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है इतना, नॉर्मली महीने का ही होता है ये, बिकॉज अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे चल रहे हैं, आपको कुछ गुड्स अभी डिलीवर हो रही हैं, कुछ गुड्स जो हैं बाद में डिलीवर हो रही हैं, तो 1 महीने का टाइम होता है। ऐसे तो नहीं पॉसिबल कि 1 साल के बाद हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 महीने का या 45 डेज तक का टाइम डिफरेंस होता है। और नॉर्मली कभी भी गुड्स चेंज होती नहीं है, ये ऐसे तो पॉसिबल भी नहीं है कि इस महीने में डेस्टर एग्जाम्प्ट है अगले महीने में टैक्सेबल हो जाए, इतनी जल्दी होता भी नहीं है। लेकिन ये है कि लॉ है, लॉ ने हर चीज़ को कवर करना होता है कि अगर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको रीड कर ले हमारा, तो जिस महीने टैक्सेबल था उसी महीने में सारे सप्लाई ट्रीट करेंगे, चाहे लाख ही लाख। इसको रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ, जो है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द लास्ट एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अबे क्या लड़ रहे हो मेरे से, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की है, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस डेट के ऊपर ही हम रिकॉर्ड करेंगे। 6 महीने की है, हर महीने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी सर्विस हर महीने प्रोवाइड कर रहा है उतनी रिकॉर्ड करता रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में पूरा हो रहा है तो वो 6 महीने में पूरा हुआ है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है उसी बेस के ऊपर से रिकॉर्ड करता रहेगा। हाँ भाई, क्या है इसका मतलब, क्या होता है वैल्यू सप्लाई का,
मैं तो बताऊंगा, मैं तो समझाऊंगा तुझे अच्छी तरह। अब बाद में बताएंगे, तो पहले बताएं कॉटन इंडस्ट्री क्या होती है। वो तो मैंने समझाया कल अच्छी तरह। वही नहीं, बताओ क्या होती है कॉटन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री होती है जो कॉटेज में होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। और होती क्या है? और 10,000 है, 10 से कम? अच्छा, और और सबसे बड़ा पॉइंट छोड़ दिया आपने, क्या? मैन्युफैक्चरिंग सर। जी जनाब, अब है वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने सप्लाई पढ़ा, क्या होता है? क्या होता है सप्लाई? क्या? सेल और बोलो, मैक्सिमम गलत ही हो जाएगा। क्या हो गया? टेस्ट में फेल ही हो जाएगी, और क्या होगा? सप्लाई क्या होता है? हाँ भाई, सप्लाई क्या होता है? देख लिया, तसल्ली हो गई। अब तक सप्लाई क्या होता है? नहीं याद? सप्लाई क्या होता है? खुदा का नाम है यार, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा तौबा। और और हायर परचेज वाले। ड्राइंग्स, ठीक है। वेरी गुड। तो इसका मतलब सप्लाई का हम सबको पता ना क्या होती है। सप्लाई का पता है, हमें ये भी पता लग गया कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या होता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? कैमरा गवाया, अभी हमने 5 मिनट पहले यही पढ़ा है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जिस डेट के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे वो है टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई क्या है ये भी पता है, किस डेट पे रिकॉर्ड होनी है ये भी पता है क्या? वैल्यू क्या होगी, कितने पैसों की होगी, कैसे डिटर्मिन करना है? बिकॉज जो भी सप्लाई की वैल्यू है उसके ऊपर हमने क्या करना है? सेल्स टैक्स का रेट लगाना है। ऐसे ही है। अब सेल्स टैक्स जब भी हमने कैलकुलेट करना होगा तो सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसका 18% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है आ रही होगी। ऐसे ही है। वैल्यू क्या होगी इसको हमने देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द, आप इसे डेफिनेशन नहीं कहेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हर न्यूमेरिकल में। इसके बिना तो कोई न्यूमेरिकल हमारा बनता ही नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? बेसिकली वैल्यू सप्लाई है, गुड्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जब आप गुड्स बेचते हैं तो जो आपको कंसिडरेशन मिलती है पैसों में, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, इसमें तमाम ड्यूटीज़ फेडरल प्रोविंशियल सब कुछ शामिल होगा एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। ये हमारी क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ बेचते हैं, वो चीज़ है 10,000 रुपये की, इसमें हर तरह की ड्यूटीज़, फेडरल ड्यूटी, प्रोविंशियल ड्यूटी, फेडरल टैक्सेस, प्रोविंशियल टैक्सेस, सब कुछ शामिल है। जब सप्लायर बेचेगा कस्टमर को कहेगा भाईजान ये चीज़ 10,000 रुपये की आपको मिलेगी,
ठीक है। और ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है चार्ज करेंगे। हम 18% रेट लगाएंगे और मेरे पास टैक्स क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये क्या है, ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेट लगाएंगे और मेरी सेल्स टैक्स की अमाउंट आ रही होगी। तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। तो वैल्यू सप्लाई की डेफिनेशन क्या है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। किस में सेल्स टैक्स सिर्फ शामिल नहीं होता, क्यों, बिकॉज इसके ऊपर ही हम क्या कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये है डेफिनेशन वैल्यू सप्लाई की, जो सिर्फ ये 2 लाइनें हैं। आपको नोट्स में शायद बहुत बड़ा टेबल नज़र आ रहा होगा, उससे पहले ये सिर्फ 2 लाइनें जो हैं ये डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई की। अब रिमेंबर आगे हम सारी डिस्कस करेंगे सिनेरियोज और कंसेप्ट को। अब हमारे पास जो है ना एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके पास पावर है, ये किसी भी गुड्स की वैल्यू जो है वो फिक्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है ये मार्कर की कीमत 10 रुपये है, तो इसका मतलब क्या है, उस 10 रुपये से कम मार्कर नहीं बिक सकता। तो एफबीआर के पास क्या पावर होती है, किसी भी गुड्स की, चाहे वो इंपोर्ट हो रही हैं चाहे वो लोकल बेच रहे हैं, उनकी कीमत फिक्स कर देगा। जो उसने कीमत फिक्स कर दी, हम उससे कम कीमत के ऊपर कभी भी सामान नहीं बेच सकते। तो हमारा रूल क्या है, रिमेंबर नॉर्मल रूल हमारा होगा एक्चुअल प्राइस और एफबीआर वैल्यू। जो इसमें से हायर होगी, जो इसमें से ज़्यादा होगी, वही क्या बनेगी, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ए है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ए पकड़ा, आपने वो प्रोडक्ट ए बेच दिया 5000 रुपये का, और हालांकि एफबीआर ने स्पेसिफिकली कहा हुआ था कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, 6000 होगी। आपने बेच दिया 5000 रुपये का, कोई मसला नहीं है, तुमने बेचना, तुम्हारा सर दर्द है। जब हमने बता दिया कि इसकी वैल्यू 6000 है, तो तुम 6000 से कम तो बेच सकते थे, तुमने बेचा है, तुमने डिस्काउंट दिया है, ये तुम्हारा सर दर्द है। हमें टैक्स चाहिए किस अमाउंट के ऊपर, हमें टैक्स इस 6000 के ऊपर ही चाहिए। तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, नौ सौ 1080, तो 1080, तो ये वो आपसे ले लेगा, कहेगा जब मैंने मना कर दिया था आप 6000 से कम के ऊपर सामान नहीं बेच सकते, आपने बेचा, आप ही गलती है। मुझे टैक्स चाहिए पूरी अमाउंट पे, और वो कितनी है, 6000 है, मैं 6000 के ऊपर ही टैक्स लूँगा। आप अपनी जेब से टैक्स देंगे, आपका बिजनेस एक्सपेंस है, आप बेयर करें, बिकॉज आपने वायलेशन की है। व्हाट इफ एक्चुअल प्राइस हमारी हो जाए 8000 और एफबीआर वैल्यू कितनी है, अब वो कहता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि रूल क्या है, एक्चुअल प्राइस और एफबीआर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ज़्यादा पे फिर टैक्स ले लेगा आपसे, कितने का बेचा, 8000 रुपये का, तो इस पर वो लगाएगा 18%, कितना बनेगा, कहेगा इतना टैक्स जो है वो मुझे पे कर दे। तो एफबीआर का क्या मतलब है, टैक्स से। अगर उसने किसी गुड्स की भी कीमत तय कर दी, आप उससे कम के ऊपर सामान नहीं बेच सकते। अगर आप बेच भी देंगे तो टैक्स किस पे लिया जाएगा, उस मिनिमम वैल्यू पे ही लिया जाएगा। हाँ, आप इससे ज़्यादा पे बेच सकते हैं, ज़्यादा में बेच दें, जो भी एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर क्या कर देंगे, हम टैक्स जो है वो ले रहे होंगे। हैं, ये हर प्रोडक्ट पे होता है, जैसे चीनी है, पेट्रोल है, हर चीज़ के ऊपर है, हर चीज़ की वैल्यू डिटर्मिन्ड एफबीआई की तरफ से, सेल टैक्स में नहीं होता। एफबीआई रेगुलेट करवाता है, ख़ास तौर पर इंपोर्ट्स में है। ये स्पेसिफिकली ये रूल किस पे लगता है, इंपोर्ट्स पे लग रहा होता है। आप एक रेगुलेटेड इकोनॉमी में रहते हैं, फ्री मार्केट कहाँ में आपकी जी, उसका सर दर्द है। एफबीआई का कोई मसला नहीं प्रॉफिट है, सेल्स टैक्स में कभी भी प्रॉफिट और इनकम कंसर्न है ही नहीं। आप लॉस में जा रहे हैं, जाते रहे, उनको सिर्फ किससे मतलब है,
सेल्स टैक्स से, जो हमने सप्लाई चेन पढ़ी थी। अब ये आपके सामने सिनेरियो है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिस्काउंट के ऊपर सामान नहीं बेच सकते, ऐसा ही है, ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हम डिस्काउंट के ऊपर सामान जो है वो नहीं बेच सकते। अब देखें ना, 6,000 की चीज़ अगर उसने 5,000 की बेची भी है तो टैक्स किस पे लिया गया है? 6,000 पे। तो क्या डिस्काउंट पे हम सामान बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बताएं, बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? आपके सामने रूल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। फिर नहीं बेच सकते। रिमेंबर, अब जो हम बात करने लगे हैं ये 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर हमने डिस्काउंट के ऊपर कोई चीज़ बेचनी है तो क्या रूल होगा। रिमेंबर, डिस्काउंट आपको अलाउ है, आप डिस्काउंट के ऊपर बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 बातें जो हैं, 2 कंडीशंस जो हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, दोनों एक साथ। नंबर 1, डिस्काउंटेड अमाउंट mentioned on इनवॉइस, कि जो भी डिस्काउंट की अमाउंट है वो किसके ऊपर लिखी होनी चाहिए? इनवॉइस के ऊपर लिखी होनी चाहिए। और नंबर 2 क्या है कि जो डिस्काउंट है मस्ट बी अकॉर्डिंग टू बिजनेस कंफर्मिटी, कि जो आपके नॉर्मल बिजनेस रिलेशंस हैं उसके मुताबिक ही डिस्काउंट होना चाहिए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि अगर आपने इनवॉइस दी है तो ये जो इनवॉइस आपने बनाई होगी इसके ऊपर लिखा होगा आपकी टोटल सेल्स, यदि ये मेरे पास क्या आई हैं? टोटल सेल्स आई हैं। फिर यहाँ पे लिखा होगा डिस्काउंट, अगर 10% है तो 10% लेस करवाया होगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगी? नेट सेल्स आ जाएंगी। फिर इस नेट सेल्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो पहला तो है डिस्काउंट जो है वो लिखा होना चाहिए, क्लियर है। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है बिजनेस कन्फॉर्मिटी का, कि अगर 10% डिस्काउंट है तो ये 10% किसके लिए होगा? सब कस्टमर्स के लिए होगा। सब कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक को 10 दे दिया, एक को 12, एक को 15, फिर क्लेम नहीं कर सकते। आप सबको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% ही दे रहे हैं। और आपने बता दी एफबीआर वालों को, जी हम बिजनेस में कितना डिस्काउंट देंगे? 10%। अगर ये दोनों बातें फुलफिल होती हैं तो फिर ही क्या कर सकते हैं? आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्काउंट क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 कस्टमर को सेल किए, 19 कस्टमर्स को आपने 10% डिस्काउंट ही दी है। एक कस्टमर ऐसा आया उसको आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, एफबीआर नहीं मानेगा, कहेगा आपका बिजनेस कन्फर्मिटी क्या है? नॉर्मल 10% है, इसे 20 क्यों दी है? तो वो कितना अलाउ करेगा आपको? 10 ही अलाउ करेगा। जो आपने एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया होगा वो क्या कर दिया जाएगा? रिवर्स करवा देगा। तो ये हमने जब भी डिस्काउंट क्लेम करना है तो रिमेंबर, डिस्काउंट क्लेम करने की 2 कंडीशंस हैं जो हमने क्या करनी है? फुलफिल करनी है। भाईजान इधर हूँ मैं, इधर हूँ, ये भी दिखाना होता है बच्चों को। नंबर 1 कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होनी चाहिए, अगर नहीं लिखोगे डिस्काउंट क्लेम नहीं हो सकता। नंबर 2 कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए? नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होनी चाहिए, फिर ही अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। एफबीआर वैल्यू से कम फिर भी नहीं बेच सकते। एफबीआर वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। चीनी कितने रुपये किलो है? चीनी कितने रुपये किलो है? एफबीआर से कीमत तय की हुई 85 रुपीज़, 85 की बेच रहे, तो ये 85 से कम बेचेगा उसको पकड़ लेंगे आके ही। आप एक्चुअल हाई बेच रहे बेचते रहे। सेल्स के ऊपर आपने जो सेल्स किए हैं कस्टमर्स को, आप किसी कस्टमर को चीज़ 1000 की बेच देते हैं, किसी को 800 की बेच रहे हैं, किसी को 1200 की बेच रहे हैं, डिस्काउंट वेरी कर रहे हैं ना। अगर एक ही चीज़ है
एक ही माउस है, किसी को इतने का किसी को इतने का वजह, तो कहेगा आपने डिस्काउंट अलाउ करवाना है तो द थिंग इज़ डैट कि ये दो कंडीशन को फुलफ़िल करें, हर एक को डिस्काउंट दें स्टैंडर्ड, फिर हम आपको अलाउ करेंगे। अदरवाइज़ ये नहीं है कि एक ही चीज़ को मल्टीपल इन्वाइसेस में बेच रहे हो, किसी को 1000 की बेच देते हैं, किसी को 1200 की बेच रहे हो और चीज़ वो एक ही है, चीज़ भी वेरी नहीं कर रही। तो इसलिए वो कह रहा है अगर डिस्काउंट पे कोई चीज़ बेचनी भी है तो क्या है, आपको दोनों कंडीशन फुलफिल। फिर सारे कस्टमर्स को 15 देना पड़ेगा और एफपीआर को बताना पड़ेगा, एफपीआर को बताना पड़ेगा कि अब इस महीने डिस्काउंट में 15% दूंगा हर एक कस्टमर को। आप जाते हैं शूज़ वगैरह की शॉप पे, अगर वो 10% डिस्काउंट है वो सबको देगा, तो आपको नहीं देगा। 20% है सबको देगा, सिर्फ आपके लिए को नहीं दे रहा, तो वो सबके लिए होता है, अदरवाइज़ नहीं हो। अदरवाइज़ वो इनवाइस के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे डिस्काउंट। जी सेल्स बढ़ेंगी, कमीशन मिलेगा। यहाँ पे हम सेल्स टैक्स में सेल्समैन, एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, इनकम इनको डील ही नहीं कर रहे। हमारा यहाँ पे इनकम के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। आपने डे 3 का लेक्चर लिया था, उसमें हमने सप्लाई चेन पढ़ी थी। उस सप्लाई चेन में हमें नहीं कंसर्न कि आप प्रॉफिट में कमा रहे हैं, आप लॉस में हैं। आप एक बंदे से आउटपुट टैक्स लेते हैं, उसमें से अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करवाते हैं, हुकूमत को पे कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये करना होता है। तो इसका इनकम गेन प्रॉफिट कुछ भी इसका कंसर्न नहीं है। जैसे मैंने ग्रुप में कल लिंक शेयर कर दिए थे क्लासेस के ट्रायल के, आप उसमें जाकर डे 3 की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सप्लाई चेन समझ आ जाएगी। इसमें इनकम गेन्स वगैरह का कोई कंसर्न नहीं होता। इसमें हम एक बंदे से टैक्स ले रहे हैं और अपना एडजस्ट करवा के क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। सारा बर्डन किस पे आ रहा था, एंड कंज्यूमर पे आ रहा होता है। लेकिन ये दो बातें ना इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अब ये दो ही बातें इंपॉर्टेंट किस तरह से है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि जी डिस्काउंट क्लेम करने की क्या कंडीशंस हैं, तो ये 2 लाइनें आपने छाप देनी है, ठीक है। डिस्काउंट क्लेम कब नहीं होगा, तब भी ये 2 बातें हैं। फिर न्यूमेरिकल्स में तो डिस्काउंट हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, हर न्यूमेरिकल में तकरीबन आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, कह देगा जी आपका नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, आप 10% डिस्काउंट देते हैं, आपने एक कस्टमर को 12% डिस्काउंट दे दिया, जो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया होगा वो हम क्या कर रहे होंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे। लेकिन डिस्काउंट का पॉइंट जो है वो लाजमी आएगा। समटाइम्स न्यूमेरिकल में गिवन कर देगा कि जी आपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट ही दी है, वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक ही था, लेकिन आप इनवॉइस पे लिखना भूल गए। अगर आप इनवॉइस पे लिखना भूल गए हैं, आप डिस्काउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्काउंट वाला पॉइंट हर हाल में पेपर में आना ही आना है। तो वो पूछा एफबीआर को बता दिया ना कि पहले 1000 कस्टमर को 20% ऑफ, अब पहले 1000 को 20 ही मिलेगा ना, वो इनवॉइस पे लिखा भी जाएगा ना, उसके बाद डिस्काउंट चेंज हो जाएगा। हाँ देखिए बता के कर रहे हैं ना वो, और सबको दे रहे हैं तो फिर चलेगा। ये हैं दो बड़ी 2 नंबरी कर रहे जरदारी, अभी से शुरू हो गए, पेपर तो पास कर ले एक आधा, अभी न कच्ची नुमाइशें बना रहा है, चेक करो हाथ से लिख रहा है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है, कौन बताएगा? एक ट्रेड डिस्काउंट और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है? हाँ, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? आपने सेल्स कर दी क्रेडिट, अब अगले बंदे से रिकवरी करवानी है, कहते खुदा के वास्ते यार तू 100 रुपये और छड़ दे, पे कर दे बस। ट्रेड डिस्काउंट तो समझ आ रही है, लिख के लगा दिया, इनवॉइस के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ जी, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का मुझे बताना है, सेल टैक्स में ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, कहानी नहीं करानी। जी मिस, क्या ट्रीटमेंट होगा अर्ली सेटल, एक मिनट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का? फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं होगा, लेकिन आंसर ठीक है, नहीं होगा, रीज़न गलत है। देखिए डिस्काउंट क्लेम करने की कंडीशन क्या सामने लिखी हुई है, इनवॉइस और बिजनेस कन्फर्मिटी। जो आप अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या उसकी इनवॉइस में मेंशन है? क्या ये बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक है? इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
बिकॉज आप सेल्स करके बैठे हुए हैं, अब रिकवरी के लिए कहना है भाई तुझे मैं 100 रुपया और छोड़ देता हूँ, कर दे, पे कर दे, तो वो इनवॉइस में मेंशन ही नहीं है। तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको लिख लो। ये न्यूमेरिकल्स में अगर पॉइंट आ गया ना दाएं बाएं से, आपने कहना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, फिर मैं आपको DS7 का लेक्चर निकाल के दिखाऊंगा, भाई हमने डिस्कस किया था। सेल टैक्स सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट वाले पे लगेगा, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद एक होती है हमारी रिटेल आइटम्स। अब हम आई गेस सैटरडे को या मंडे को पढ़ रहे होंगे, उसके ऊपर भी कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। क्या होती हैं हम एक दो दिनों बाद पढ़ लेंगे। तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट, रिटेल आइटम्स नो डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये क्लियर है? नो डिस्काउंट अलाउड। कभी 7 पर डिस्काउंट मिले, कभी लेस पर डिस्काउंट मिले, तो वो रिटेल आइटम्स होती हैं, उस पर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। किसने किया आज तक एडजस्ट? मुझे भेज दे भाई वहाँ पे, मैं खुद जाता हूँ आज सबसे पहले। वो उस वक्त अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कर रहे होते हैं, और वो जो डिस्काउंट आपको देते हैं वो अपनी जेब से, अपने प्रॉफिट से पे करते हैं डिपार्टमेंट को। आपको नहीं, वो आपको डिस्काउंट लगा, लेकिन वो अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं, वो 10 रुपये जो होते हैं। ये क्लियर है? इसको यहाँ तक नोट से पढ़ लें। आगे आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं। और वो टेबल जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज हैं कि अगर ये कहानी हो तो इस तरह वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है डिटर्मिन की जाएगी, अगर ये कहानी हो तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटर्मिन करेंगे। ज़रा यहाँ तक रीड कर लें टेबल से पहले पहले तक। और ये इसको क्रैम नहीं करना डेफिनेशन को, इसकी डेफिनेशन में कोई क्रैमिंग नहीं है, ये सिर्फ समझनी है। इसमें से सिनेरियोज आते हैं, न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन है इसकी। टाइम ऑफ सप्लाई समझने वाली चीज़ है, न्यूमेरिकली अप्लाई होती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई समझने वाली चीज़ है, इसको क्रैम नहीं करना कि आपके जी इसको रटे मार के आएंगे, बड़े करने, रटे मारने से फ़ायदा नहीं है, समझना है इसको। आप रट्टा मार के जाए 10% डिस्काउंट आएगा, पेपर में 15% डिस्काउंट आ गया तो क्या करेंगे? ये तो सिलेबस में नहीं था, ऐसे नहीं, इसको समझना आपने कि ट्रीटमेंट क्या है, रूल्स क्या हैं। ठीक है, आगे चले। अब आगे जो टेबल बना हुआ सिनेरियो का, उसको देखें, उसको समझे ज़रा क्या है क्या नहीं है, डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर आपने कोई चीज़ ली है, पेमेंट कर रहे हैं कुछ काइंड, मतलब इन काइंड, कुछ कैश पे कर दी है और साथ में कोई चीज़ दे दी है। तो अब जो हम नई चीज़ लेके आए हैं उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जो हमने ओल्ड एसेट दिया होगा या कोई भी चीज़ दी होगी उसकी ओपन मार्केट प्राइस प्लस जो हमने कैश पे किया होगा, ये मेरी क्या कहलाएगी? न्यू प्राइस कहलाएगी, और यही मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो कैसे लेते हैं? आप ओल्ड मोबाइल फ़ोन देते हैं, साथ कुछ कैश पे करते हैं, तो आपको नया मोबाइल मिल जाता है। तो उस नए मोबाइल की कीमत हम किस तरह डिटर्मिन कर रहे हैं कि जो मैंने कैश दिया और ओल्ड मोबाइल 70,000 कहीं 80,000 का था, वो एडजस्ट करवाया, तो 80,000 प्लस 30,000 का कैश दिया, तो 1,10 का मुझे नया मोबाइल पड़ गया। तो इस तरह अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं जिसकी पेमेंट इन कैश या इन काइंड करते हैं, तो जो चीज़ हमने साथ दी है उसकी क्या करेंगे? वैल्यू जो भी मार्केट में होगी वो हम डिटर्मिन कर लेंगे। आप जाके एक नई बाइक लेने जाते हैं, बाइक की नई कीमत 4 लाख रुपए है, आपने ओल्ड बाइक दी, उसने कहा जी ये लूँगा 2 लाख रुपए की मैं, और साथ आपने दिया 1,90,000, तो इसका मतलब आपको नई बाइक कितने की पड़ी है? 3,90,000 रुपये की। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं? मार्केट वैल्यू जो उसकी वैल्यू सप्लाई है डिटर्मिन कर रहे होते हैं। क्लियर है ये? उसके बाद है एसोसिएट्स। क्यों पढ़ रहे थे यहाँ पे कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं और जो रेसिपिएंट है वो एसोसिएट है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जो हमने कल बात की है। अब वो जाहिर बात है एसोसिएट्स को कुछ देगा ना,
सस्ता ही देगा या फ्री में दे रहा होगा? एसोसिएट्स हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारे एसोसिएट्स हैं, तुम्हारा रिश्तेदार है टैक्स वाले। कहते हैं हमारा क्या कंसर्न है, हम नहीं मानते। अगर आपने एसोसिएट्स को सप्लाई की है फ्री में या लो वैल्यू के ऊपर तो वो उसको इग्नोर करेंगे। वैल्यू सप्लाई क्या होगी कि जो ओपन मार्केट प्राइस है जो हमने यहाँ पर डिटर्मिन की है, जो नॉर्मल रूल है, वही हमारी क्या कंसीडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो एसोसिएट्स को बेशक आप सस्ते माल पे सामान बेच दें, टैक्स वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल सिनेरियोज में इस चीज़ की कीमत थी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटर्मिन होगी, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कंसीडर हो रही होगी। गॉट इट? इसलिए एक बड़े से एसोसिएट, और न्यूमेरिकल में आता भी है ये। न्यूमेरिकल में कह देगा जी बिजनेस जो है वो शाहिद कर रहा है, उसने अपने भाई को ये चीज़ जो 1 लाख रुपए की थी वो उसने 30,000 रुपये की बेच दी है, तो हम क्या करेंगे, 30,000 को कभी भी करेंगे हम लाख ही कंसिडर कर रहे होंगे, इसलिए हमने एसोसिएट यहाँ पढ़ा था। उसके बाद है अगर हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान बेच रहे हैं। अब ज़रा बताएं, इंस्टॉलमेंट पे सामान जब हम बेचते हैं सस्ता बेचते हैं महंगा बेचते हैं? अगर कैश के ऊपर सामान है तो लाख रुपए का, इंस्टॉलमेंट पे कितने का है, 140 के, ऐसे ही होगा ना। तो ये 40,000 जो हम ले रहे हैं ये क्या है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मार्कअप, यही है। तो सेल्स टैक्स किस पे लगाना चाहिए, 140 पे के लाख के ऊपर। अभी हम ये तो पढ़ के हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट का काम है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वो है। अब कीमत कौन सी होगी, 1 लाख के 140। रिमेंबर हमारी कीमत क्या होगी, 1 लाख। ये जो इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट है, इसके ऊपर कभी भी हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। हम एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग मार्कअप पे क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इवन पेपर में न्यूमेरिकल्स में आया हुआ कि आपने एक बंदे को उधार पे सामान बेच दिया 4% मार्कअप के ऊपर, तो अगर वो कैश में लेता तो लाख रुपये मिलना था, अब उसने उधार पे ले लिया है तो वो आपको 1,4 देगा। तो हम क्या लेंगे, लाख रुपया ही कंसिडर करेंगे। ये लिख लें, मार्कअप, प्रॉफिट, ये एक्सक्लूडेड होते हैं, इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। मार्कअप और प्रॉफिट्स जो हैं ये एक्सक्लूडेड हैं, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। गॉट इट? समझ आ रही है? फिर डिस्काउंट, अभी हमने पढ़ लिया कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट को ट्रीट कर रहे होंगे। उसके बाद कोई भी स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, पता ही नहीं चल रहा, उसकी हमें वैल्यू भी नहीं पता क्या है और क्या नहीं है। सॉरी, अगर कोई भी स्पेशल ट्रांजैक्शन है, नॉर्मली हम बिजनेस में नहीं कर रहे होते, हो गई है, आपने एक एसेट इंपोर्ट किया, इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने उस एसेट को ऐसे ही बेच दिया, वन टाइम है ना, ये वन ऑफ एडवेंचर होता है। अब उसकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, बिकॉज हम तो बेचते नहीं है सामान, ओपन मार्केट प्राइस, जो उसकी मार्केट में कीमत है वही हम क्या लेंगे, कंसीडर कर रहे होंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये मेट्रो वाले हैं, ये लोकल नेस्कैफे बेचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉफ़ी इंपोर्ट कर लेते हैं नीदरलैंड से, वन टाइम इवेंट है, बेचते हैं, तो जो उसकी मार्केट प्राइस तय होगी वही क्या होगी, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद एसोसिएट वाला पॉइंट दोबारा आ गया है। अच्छा, इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स की जो प्राइस FBR डिटर्मिन कर दे, ये रूल लिखा हुआ है, एक्चुअल प्राइस और FBR वैल्यू, वही हम क्या लेंगे, इसको मान के चल रहे होंगे। और नॉर्मली ये प्राइस जो है कस्टम एक्ट के तहत डिटर्मिन की जाती है, कस्टम ड्यूटी शामिल करके। अब कस्टम्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है पता कि आपने कोई चीज़ जो है वो डिक्लेयर की है, उसकी वैल्यू ठीक नहीं है, टेस्ला आपने कर दिया डिक्लेयर 80 लाख रुपए की, 80 लाख की तो बाल्टो नहीं आनी, जो हालात चल रहे हैं, कहेंगे सब्र कर, तुझे बताते हैं। वो क्या करेंगे, वैल्यूएशन कमेटी बिठाएंगे जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेड ऑफिशियल्स होंगे, वो फिर जो वैल्यू डिटर्मिन करके देंगे वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कंसीडर हो रही होगी। गॉट इट? उसके बाद है, अगर आपने टॉल मैन्युफैक्चरिंग की जब बात कर रहे थे, किसी बंदे को फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी है, तो वो क्या होगा, तो वो जितने काम करके देगा वही क्या है, वैल्यू सप्लाई है।
जैसे आप बुक पब्लिश करने के लिए देते हैं, जो वो पब्लिशिंग कॉस्ट लेगा आपसे कि इतने किताब छाप के दूंगा, वही क्या है, वैल्यू सप्लाई है। आपने कपड़ा डाई करने के लिए दिया, उसने कहा डाई करने कितने पैसे लूँगा, जो वो डाई करने के पैसे ले रहा है वही क्या होगी, उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कंसीडर हो रही होगी, बिकॉज वो है तो मैन्युफैक्चरर ही। उसके बाद है ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज वगैरह होती हैं, ऐसा ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे सिनेरियोज, ये नीचे वाले ख़ास तौर पर 3 जो हैं टेबल में, ये सिर्फ रीड ऑनली है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली वाले टेबल में है, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी होती हैं, इनको जो एनर्जी परचेज प्राइस मिल रही होती है वही क्या होती है, इनकी वैल्यू सप्लाई होती है। इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब्सिडीज़ वगैरह इग्नोर होती हैं, जो इनकी कीमत वगैरह मिल रही है बिजली की, वही क्या है, इनकी वैल्यू सप्लाई, वापडा वगैरह की बात हो रही है। उसके अलावा अगर आप कोई पुरानी वहीकल लेते हैं या इंपोर्ट करते हैं जापान से, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं और उसको बेच देते हैं, तो उसकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, तो आपने कितने की परचेज़ की और कितने की बेची। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की गाड़ी जो है वो इंपोर्ट की थी और आपने कितने की बेच दी है, 14 लाख रुपए की, तो कितना गेन आया, 4 लाख का। ये जो 4 लाख है ये क्या कहलाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। ये सिर्फ व्हीकल्स के केस में है, वो भी इम्पोर्टेड नॉर्मल व्हीकल होती हैं, जैसे जापानी गाड़ी हैं, 6 लाख की इंपोर्ट की, ठीक करवाया, 10 लाख के भेजे, तो 4 लाख का जो आपका डिफरेंस आया है वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसीडर हो रही होगी। फिर जो रिटेल आइटम्स होती हैं, जैसे ये पेप्सी लेज़ वगैरह होगी, इसकी वैल्यू क्या है, जो मैन्युफैक्चरर ने बता दी है कि 10 रुपये कुरकुरे हैं, तो 10 रुपये ही क्या होगी, इसकी वैल्यू सप्लाई जो है वो डिटरमिन हो रही होगी। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेस्को होगी, SNGPL वगैरह होगी, ये वो हैं जो हमें घर में बिल भेजती हैं, तो इनकी सप्लाई क्या होती है, जो टोटल बिल की अमाउंट होती है जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट्स और चार्ज वगैरह शामिल नहीं होते, वही हमारी क्या है, वैल्यू सप्लाई कंसीडर होती है। अगर एक ही गुड है और लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूज़ की हैं, डिफरेंट क्लास की है, एक मार्कर आप इंपोर्ट करते हैं एक क्लास का, बीच जैसे बात करते हैं सेल्स की, जो ना वॉल क्लॉक सेल्स होते हैं, अब इसके डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जो ड्यूरा सेल है वो 1200 रुपये का है, तो शीबा 40 रुपये का है। तो अगर आपने डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट क्वालिटी की चीज़ें इंपोर्ट की हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ भी हैं, तो FBR जो उनकी वैल्यू फ़िक्स कर देगा वही क्या होगी, आपकी वैल्यू डिटर्मिन हो रही होगी। तो ये होता है अक्सर कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्कर है, आपने मार्कर जो है 5-6 क्वालिटीज़ का इंपोर्ट कर लिया है और डिफरेंट प्राइस भी पड़ रही है, तो जो FBR डिटर्मिन कर देगा वैल्यू, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू जो है वो कंसीडर हो रही होगी। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं जो इससे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं ऊपर एडजस्ट हुए हुए 4% टैक्स देगा, ये मोस्टली डिनर्स के लिए है। जैसे ये सवाल है, जिसको देखिएगा, ये सवाल पास्ट पेपर में है, वेयर लिमिटेड हैज़ सप्लाइड 2 लाख टन ऑफ स्टील टू ज़हेब लिमिटेड। कितना स्टील दीजिए, 2 लाख टन। द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज़ 2.8 मिलियन। क्या कीमत है, मार्केट वैल्यू 2.8 मिलियन। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, पैसे नहीं है इनके पास, ज़हेब लिमिटेड हैज़ रिक्वेस्टेड टू सेटल द प्राइस बाय ट्रांसफरिंग अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2.5 मिलियन। उसने कहा यार पैसे मुझसे है नहीं मेरे पास, ऐसा करो, ये बिल्डिंग है 25 लाख रुपए की है, तुम ये ले लो मेरे से और मैं तुम्हें 75,000 जो है वो पे कर देता हूँ, मैं तुम्हें चेक वगैरह ड्रॉ करके दे दूँगा। अब इस सिनेरियो कौन सा है, पार्टली इन कैश और इन काइंड। अब हम एक एसेट दे रहे हैं जिसकी कीमत क्या है 25 लाख और 7 कैश पे कर रहे हैं, तो अब हमारी वैल्यू सप्लाई क्या डिटरमिन होगी, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे क्या आ जाएगी, वैल्यू सप्लाई जो है वो आ रही होगी। क्लियर है। फिर है पॉइंट नंबर बी, आतिफ सन started his business in July 2022. In order to assist him, Asif supplied him goods at a discounted price of ₹25 लाख। उसने कह रही उसके बेटे ने कारोबार शुरू किया है, उसने उसको गुड्स कितने की बेच दी हैं, 25 लाख रुपए की, और डिस्काउंट कितना दे दिया है, 18%। हालांकि नॉर्मल डिस्काउंट कितना है, 8%। कितना डिस्काउंट ज़्यादा दिया है। अब करेक्ट वैल्यू सप्लाई क्या होगी आसिफ के लिए बताएं, तो कैसे निकालेंगे। देखें ये 25 लाख जो है ये कितने % डिस्काउंट के बाद है, 18%। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है,
ये 25 लाख 18% डिस्काउंट के बाद है, तो ये 82% है। इसको 82 पे डिवाइड करें, क्या वैल्यू आती है बताएं ज़रा। भैया डिस्काउंट के बाद 18% डिस्काउंट के बाद कितनी बन रही है, कितनी बन रही है, कितनी है बताएं वैल्यू। 30 लाख 3048780, ये है टोटल वैल्यू। और नॉर्मल कितना डिस्काउंट है बिजनेस का, 8%। इसका आप ले लें 92% डिस्काउंट लेस करने के बाद क्या आएगा, कितना 2717391, ये होगी इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। तो जो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट था वो हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। फिर तीसरा, उसामा हैज सप्लाइड 200 kg ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल टू मुनव्वर लिमिटेड, ये रिटेल की बात हो रही है। प्राइस कितनी है 500, और हालांकि रिटेल प्राइस क्या है 900, तो रिटेल प्राइस से कम के ऊपर हम नहीं बेच सकते। उसने ऑल दो 500 का बेचा है, लेकिन टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा, 900 के ऊपर ही चार्ज होगा। तो इस वैल्यू सप्लाई में से इस तरह के सवाल आते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकली। न्यूमेरिकली तो आना ही आना है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस टेबल में से सारे मिल रहे होंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमारी जो सेल्स टैक्स डेफिनेशन है वो सारी की सारी क्या होती हैं, ख़त्म होती हैं, वाइंड अप होती हैं। तो सैटरडे को आपका इन तमाम डेफिनेशंस का टेस्ट होगा, ठीक है। क्लास में नहीं, क्लास के बाद होगा, क्लास तो हमारी है। हम मंडे को पढ़ेंगे क्या होती हैं, वो है रिटेल आइटम्स हमारी मोस्टली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमने बात की थी इसकी कि हमारे पास सेल्स टैक्स में डेफिनेशंस आएंगी, हमारे पास रूल्स एंड प्रोविजंस आएंगी, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट्स और न्यूमेरिकल्स, ये पूरा सेल्स टैक्स है। तो डेफिनेशंस हमारी 100% क्या हो गई हैं यहाँ पे, कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास कौन सा एरिया स्टार्ट करना है हमने, प्रोविजंस एंड रूल्स का। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम न्यूमेरिकल जो है वो करने के क्या हो जाएंगे, काबिल जो है वो हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर। और जितना हमने अभी डिस्कस कर लिया इसमें से 10 नंबर तक का पेपर आता ही आता है, जितना भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं आप इसको ये मैक्सिमम 10 नंबर तक का पेपर इसमें से आ रहा होता है। तो अब हम ये जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे प्रोविजन एंड रूल्स की, ये अगले वीकेंड तक ख़त्म हो जाएंगी। तो माइट भी अगले वीकेंड तक हमारा सेल्स टैक्स जो है वो भी वाइंड अप हो रहा हो। इसका मतलब सेल्स टैक्स का मतलब है वाइंड अप करने का कि 30% ऑफ सिलेबस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है वेरी फर्स्ट डे क्या कहा था हमने, कितनी दफ़ा टैक्स करना है, 3 दफ़ा। 20 दिसंबर तक हम फर्स्ट टाइम वाइंड अप करेंगे, हो जाएगा कि नहीं होगा, स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं मेरी। हमारी क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट है, और मैं अभी खुद 45-50 मिनट की क्लास करवा रहा हूँ। स्लो पे आता हूँ, लेट इधर ही बैठा होता हूँ, गेम खेल रहा होता हूँ, दिल नहीं करता। एनीवेज तो लेकिन अब फ्रॉम टुमारो हम इसको प्रॉपर जो हमारा टाइम है 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट का उसके ऊपर लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब सबकी इतनी पेस बन गई है, सबको डेफिनेशंस करके समझ आ गई कि इस टैक्स में है क्या। अब जो हमारा एरिया स्टार्ट होगा ना ये वाला, इसमें रट्टा नहीं है, इसमें क्रैमिंग थी, इनमें क्रैमिंग आएगी, जो रट्टा वाला है। ये वाला एरिया जो है हमारा क्या है, पूरे का पूरा समझने वाला है, अंडरस्टैंड करने वाला है। क्यों, बिकॉज इसमें से हमारे क्या बनने हैं, न्यूमेरिकल सारे बन रहे होने। तो माइट भी रिजल्ट से पहले पहले हमारा सेल्स टैक्स सारा कंप्लीट हो गया होगा, और शायद हम इनकम टैक्स में भी मूव कर गए हों जो हमारे हालात चल रहे हैं। तो दिसंबर 20 तक हमारा सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। सैटरडे को टेस्ट है आपके पास, कल का दिन है। डेफिनेशंस को अच्छी तरह रिवाइज करके, कोई मसला हुआ मेरे से कल पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेस्ट लाजमी आप लोगों ने देना है, लाजमी। 30 नंबर है, अगर आप पेपर में 30 में से 30 सिक्योर कर जाते हैं, पेपर आपका पास है। अभी तक पढ़ के क्या लग रहा है फिलर, मुश्किल है कि आसान है टैक्स मिस, मुश्किल है कि आसान है, पढ़ाई नहीं नॉर्मल। जिनकी अटैम्प्ट लगते कभी उनसे पूछें कितना नॉर्मल होता है ये। जी मिस,
मुश्किल है कि आसान है? अभी तक आसान है। हाँ भाई, आसान है मुश्किल है? आता हो तो आसान है, ना तो बड़ा मुश्किल है। ठीक ही है, तूने कुछ करना है। लेट आया कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, फिर तुझसे मैंने पूछा पहला सवाल। हाँ भाई, आसान की मुश्किल सही जा रहा है। ये देख जाए जो आसान कह रहे हैं, इनके नाम नोट कर लो, टेस्ट में बाद देखना क्या होता है, आसान है कि मुश्किल है। बट ये फिर बता रहा हूँ, 30 नंबर का एरिया ये है, इसमें से अगर आपके 25 भी आ जाए ना, और ये आ जाएंगे, जितनी डेफिनेशंस कर ली हैं ये आपको लग गया पता। अब न्यूमेरिकल सबसे बड़ी गेम है, वो 18 नंबर की होते हैं, वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। न्यूमेरिकल्स में आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे, ये श्योरिटी है मेरी, जब जिस तरह हम उसको कर रहे होंगे। 25 यहाँ से निकाल लें, 15 नंबर आप बिजनेस से निकाल लें। बिजनेस का न्यूमेरिकल 20 नंबर तक का आता है, आप 15 वहाँ से सिक्योर कर लेना, तो सिर्फ 2 चैप्टर सेल्स टैक्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके अप टू 40 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, और ये आते भी हैं। और पासिंग मार्क्स कितने हैं हिसाब लगा लें आप, तो ये पास करना आसान है अगर हो जाए पहले अटैम्प्ट में तो। अदरवाइज़ ये इतना क्या कह सकते हैं सब्जेक्ट को, ये 3 अटैम्प्ट तक बंदे को रगड़ता है फिर, अगर पहले अटैम्प्ट में निकले। ज़ालिम है ये, लगने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अगर ये ना निकले वो उसके बाद 3 काउंट होनी है। 3 आई कैप की अटैम्प्ट की बात हो रहा हूँ, पढ़ने वाली नहीं, तो इसको निकाल लो पहले अटैम्प्ट में और निकल भी जाएगा। कमिटमेंट यही है कि आपने क्या करना है, रोज़ का 1 घंटा जो है वो उसको पढ़ना है। ठीक है, तो कल हमारी ड्यूरेशन जो है पूरे 1 घंटे 15 मिनट की हुई क्लास की, बिकॉज डेफिनेशंस थी ये मैंने सुकून से करवानी थी, बच्चे आ रहे थे और आप बैठ रहे थे, लेट थे। अब हमने कल से प्रॉपर जो क्लास ड्यूरेशन है उसके ऊपर लेके चलेंगे, और कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्ड सप्लाईज क्या होती हैं और ज़ीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। कल हम 2 स्केड्यूल पढ़ेंगे, 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली किस तरह सेल्स टैक्स कैलकुलेट होता है उसको देख रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।